नमस्ते, मैं हूं नरेंद्र थानवी। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में डेफिनेशन क्लॉज की जितनी भी टर्म्स पढ़ी थी वो मैं समझता हूं आपको सारी कुछ समझ में आ गई होंगी। और आगे की जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ के समझ लेते हैं। तो कल हमारा जो पिछली क्लास में जो एस्पेक्ट था वो जांच पर था। मैंने जैसे कि दोस्तों आपको बताया हुआ है, आप खुद भी जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मूल रूप से 3 बातों के साथ व्यवहार करती है। पहला अनुसंधान, दूसरा जांच और तीसरा विचारण। हमारे अभी जांच चल रहा है क्योंकि अल्फाबेटिकली जांच का पहले नंबर आता है, इसलिए बाकी इनका क्रम पढ़ने के लिए पहले अनुसंधान, बाद में जांच, फिर विचारण होता है। तो जांच के माने हमने क्या पढ़ा था? हमने जांच में यह पढ़ा था कि विचारण से भिन्न प्रत्येक जांच जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है और कहां की जाती है? इस संहिता के अधीन, इस संहिता के अधीन। तो एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल विच इज कंडक्टेड इधर बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड। तो यह है जांच की परिभाषा। जांच एक्चुअल में क्या चीज है? पूरे बीएनएसएस में जांचें कहां कहां पर होती है, जांच की स्वयं की प्रकृति क्या है, इन्होंने जांच को परिभाषित करते समय विचारण को इससे अलग कर दिया है। तो हम इन सारी बातों का आपस में डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि जांच क्या चीज है, कौन से प्रकरण पर होती है, क्या जांच केवल अपराध के संबंध में ही होती है या अन्य बातों के संदर्भ में भी होती है। अब हमारा अगला एस्पेक्ट है दोस्तों अन्वेषण। देखो, अन्वेषण जो है इसके दोस्तों कई नाम हैं। हम अन्वेषण को पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात यह आती है कि अन्वेषण का ही दूसरा नाम है अनुसंधान, अनुसंधान का ही तीसरा नाम है पुलिस की भाषा में तफ्तीश, और इसी को कहते हैं छानबीन। ये सारे के सारे समानार्थी शब्द हैं, पर हम बीएनएसएस में जब पढ़ेंगे तो हमारे समक्ष शब्द जो आएगा वो जांच है। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड इंक्वायरी। और एक बात और ध्यान रखना, दिस इंक्वायरी दैट स्टार्ट्स विद आई, this inquiry is altogether different from enquiry that is started with e। उसका मतलब पूछताछ होता है। रेलवे वगैरह में कहीं जाकर के, हॉस्पिटल में जाके हम एक विंडो बनी रहती है, उस पर लिखा रहता है पूछताछ, और ये है इंक्वायरी, इसका मतलब होता है जांच। ओके, अब अगला एस्पेक्ट है अनुसंधान। अनुसंधान के बारे में जो बीएनएसएस में जो परिभाषा दे रखी है, इस खंड में 2 में अन्वेषण के बारे में यह बताया गया है कि अन्वेषण में वे सभी कार्यवाहियां शामिल हैं जो पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त प्राधिकृत किया है। किस निमित्त? फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो दोस्तों, एक बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि जब कभी भी हमारे समक्ष अन्वेषण, अनुसंधान, तफ्तीश और किसी बात की बात चले तो हमें एक ही बात समझनी होती है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज कलेक्टेड बाय whom, बाय द पुलिस ऑफिसर, और बाय whom, बाय एनी अदर पर्सन हु इज सो ऑथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। और इसमें मजिस्ट्रेट स्वयं शामिल नहीं होता। ठीक है, तो वन थिंग विच इज टू बी केप्ट इन माइंड बाय अस इज दिस कि अन्वेषण में केवल और केवल, चाहे वो पुलिस करे, चाहे वो मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति करे, कोई भी अन्वेषण अनुसंधान करे, उसमें उसके दौरान केवल और केवल एक ही काम किया जाता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तीसरी कोई बात ही नहीं है। जब आप इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लोगे तो आपको लिखित परीक्षा में, जब ये परीक्षा में सवाल आएंगे, एक दूसरे के सामने रख के
तुलनात्मक अध्ययन करने की बातें, डिफरेंस और डिस्टिंक्शन निकालने की बातें। क्योंकि दोस्तों आपको खुद को पता होना चाहिए कि कानून की पढ़ाई 3D पर होती है। 3D मीन्स व्हाट? पहला D फॉर डेफिनेशन, दूसरा D फॉर डिस्क्रिप्शन, तीसरा D फॉर डिस्टिंक्शन। तो एक चीज की परिभाषा, एक चीज का वर्णन और एक चीज का दूसरी चीज से तुलना करके अंतर निकालना, यह है कानून की पढ़ाई का सबसे बड़ा मूल मंत्र। और जिनको 3D आते हैं उनके लिए कोई तरह की समस्या नहीं होती। और मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लासों में भी बताया था, हमें कानून की पढ़ाई करते समय दोस्तों थोड़ा सा परिपक्व होना पड़ता है। अब हमें कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें हर चीज को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तो जाकर के कोई चीज हमारे पल्ले पड़ेगी। और आप ये जान करके भी भौचके रह जाओगे कि मेरे इतने लंबे चौड़े कार्यकाल में पढ़ाने में कई ऐसे बच्चों ने सवाल पूछे हैं कि सर, भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर क्या है? तब आप सोचो कि जो लॉ ग्रेजुएट बच्चा है, जो LLM किया हुआ है, अगर वो इस तरह का प्रश्न करता है, इसका मतलब मूल बुनियादी बात उसके क्लियर नहीं है दिमाग में। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देयरफॉर हमें फोकस करना है, हर एक चीज की तरफ बहुत ही गहराई से पढ़ना है और गहराई से हर चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना है। और जो आदमी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना सीख जाता है ना, कानून की पढ़ाइयों को सिद्धांतों के आधार पर करना शुरू कर देता है, और उस सिद्धांत के संबंध में उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, ये सारी बातें समझ जाने के बाद में तमाम दुविधाएं हट जाती हैं, मिट जाती है और राह आसान हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? ये अन्वेषण के बारे में, व्हाट इट स्टेट्स के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति, मजिस्ट्रेट से भिन्न द्वारा, जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। तो वन एंड ओनली वन थिंग इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर or by a person who is so authorized by the magistrate in this behalf. The thing which is conducted during the course of the investigation is collection of evidence, nothing else. और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देख लो, अगर आपको परीक्षा में अन्वेषण की परिभाषा पूछे तो यही लिखना पड़ेगा, यही चीजें लिखनी पड़ेगी, तो ही आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि उसका कारण है, मैं बच्चों को बेयर एक्ट पढ़ना सिखाता हूं और बेयर एक्ट से परे जाने नहीं देता हूं, क्योंकि यही मूल विधि है, यही फंडामेंटल लॉ है, जो सब्सटेंटिव लॉ है और जो प्रोसीजरल लॉ है, जो कि विधानमंडल के द्वारा बने हुए हैं, और इनमें किसी भी तरह का कोई भी एडिशन, ऑल्ट्रेशन, डिलीशन नहीं होता, कोई तरह के कमेंट्स नहीं होते। ये प्योर लॉ है, ये शुद्ध विधि है, विशुद्ध विधि है ये। और इसके ऊपर जो पकड़ कर लेता है, वंस यू नो हाउ टू लर्न द होल ऑफ द बेयर एक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एक्ट, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये लिखता है कि अन्वेषण में वे सभी कार्यवाहियां शामिल हैं जो कि पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत किया है। तो ओवरऑल थिंग इज दिस कि दिस इज द सेकंड स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो पहला, अपराध के संबंध में हम 3 बातें पढ़ेंगे। तो पहले कार्यवाही होती है अन्वेषण अनुसंधान की, और कई ऐसे मामले होते हैं जो मजिस्ट्रेट के खुद के ही पास रह जाते हैं, जो मजिस्ट्रेट उसको पुलिस को भेजना ठीक नहीं समझता है, तो फिर मामला सीधा जांच से ही शुरू होता है। Invariably, it is not at all necessary that in all the matters there is a requirement of the conducting of the investigation. No, not at all. Why? Because हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दंड विधि को हरकत में लाने के लिए हमारे समक्ष 2 मंच उपलब्ध हैं, एक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, एक पुलिस अधिकारी है। हम पुलिस अधिकारी के पास जाते ही नहीं, हमने तो जाकर मजिस्ट्रेट से परिवाद कर दिया, हमने लिखित में परिवाद पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट साहब जो है ना, उसको
पुलिस को अनुसंधान के लिए भेजना उचित ही नहीं समझते, वो स्वयं ही कार्यवाही करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अन्वेषण नहीं होता, उसमें केवल जांच ही होती है। ठीक है, तो ये दूसरा शब्द हो गया। तो इन इंग्लिश इट हैज बीन मेड क्लियर बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or by any person other than magistrate। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, अनुसंधान या तो पुलिस के द्वारा किया जाता है, अन्वेषण नहीं तो किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसे मजिस्ट्रेट इस निमित्त प्राधिकृत कर दे। पर मजिस्ट्रेट कभी भी अन्वेषण अनुसंधान नहीं करता, इसी तरह पुलिस कभी भी जांच नहीं करती। ये बात ध्यान में रखनी है, और ये बातें जब समझ में आ जाएगी ना, तो फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि हम इसको कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे समझें। ठीक है, अगला एस्पेक्ट है दोस्तों इसमें स्पष्टीकरण। जहां किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी इस संहिता के उपबंधों से असंगत है, वहां विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। दिस एक्सप्लेनेशन मेक्स इट क्लियर। आपको पता है, आप जब संविधियों का निर्वचन पढ़ते हैं ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ते हैं, तो बच्चों को यह समझ में आने लगता है कि अपवाद क्या चीज होती है, स्पष्टीकरण क्या चीज होते हैं, परंतु किसे कहते हैं, है ना, और इनका क्या रोल रहता है। ये इसके कानून के किसी प्रावधान के नीचे इनको उपाबद्ध करने से इसकी महत्ता क्या रहती है। तो देखो, अन्वेषण की परिभाषा के बाद सीधा नीचे इसके साथ में स्पष्टीकरण जोड़ देने का अभिप्राय यह है कि कोई भी अपराध का अन्वेषण, जब हम आगे इसमें पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन रिगार्ड टू एनी ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल्स आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। ठीक है, परंतु ये कहता है, स्पष्टीकरण ये बात कहता है कि जहां कहीं विशेष अधिनियम, तो स्पेशल एक्ट इज देयर, और उस स्पेशल एक्ट में अगर कोई भी बात जो अन्वेषण अनुसंधान के संबंध में दे रखी है, तो आप ध्यान रखना कि ये जो संहिता है ना, कौन सी, बीएनएसएस, तो बीएनएस जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स है, और ये बीएनएसएस ये जनरल प्रोसीजर कोड है, किसका, क्रिमिनल मामलों का। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई एनडीपीएस का लॉ है, कोई एससी एसटी का एक्ट है, या कोई और तत्समय प्रवृत्त कोई भी विशेष अधिनियम है, उसमें अगर कोई विशेष तरह का प्रावधान कर रखा हो, तो ऐसी परिस्थिति में दैट विल प्रिवेल, क्या करेगा, वो अभिभावी होगा। क्योंकि संहिता के प्रावधान में और विशेष अधिनियम के तहत दिए गए प्रावधान में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में विच वन विल प्रिवेल, it has been made clear that provision provided in the special law will prevail, special law shall prevail। ये आपको और हमको ध्यान में रखना है। अब हमारा दोस्तों अगला एस्पेक्ट है न्यायिक कार्यवाही। ये न्यायिक कार्यवाही बहुत ही शॉर्ट में बता रखी है, पर इसका मर्म बहुत बड़ा है। ये क्या कहता है कि न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही आती है जिसके दौरान साक्ष्य शपथ पर विधिपूर्ण तरीके से लिया जाता है या लिया जा सकता है। What is meant by judicial proceeding? According to this clause, judicial proceeding is a proceeding during the course of which evidence is or evidence may be legally taken on oath। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि हर वो कार्यवाही जिसके दौरान अगर साक्ष्य को शपथ पर विधिपूर्ण तरीके से लेने का प्रावधान किया हुआ है, तो दैट प्रोसीडिंग इज सर्टेनली ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब जैसे मैंने पिछली क्लास में एक बार क्लियर किया था, हम क्लैरिटी से सब पढ़ेंगे, जब हम सीपीसी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो सीपीसी में सूट होता है, सूट की हियरिंग होती है, और हियरिंग में क्या होता है आपको पता है ना, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, दोनों के मध्य किसी बात को लेकर के विवाद होता है, और दोनों ही अपने अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश करते हैं। तो वो प्रोसीडिंग भी जो है ना, सूट भी नथिंग एल्स बट a judicial proceeding, though it is very much true that the same has not been so defined in the CPC, but in so many judgments of the Supreme Court it has been made clear
कि सीपीसी के तहत वाद की सुनवाई भी एक न्यायिक कार्यवाही है। क्यों? क्योंकि न्यायिक कार्यवाही को और कोई तकनीकी बातों के साथ नहीं समझाया गया, इन्होंने तो केवल इतना ही बताया है कि न्यायिक कार्यवाही के माने वो कार्यवाही जिसके अनुक्रम में, जिसके दौरान साक्ष्य शपथ पर विधिपूर्ण तरीके से लिया जाता है या लिया जा सकता है। अगेन आई वुड लाइक टू रिसाइट द सेम, जुडिशियल प्रोसीडिंग is a proceeding during the course of which evidence is or evidence may be legally taken on oath। अर्थात हर वो कार्यवाही जिसके दौरान विधिपूर्ण तरीके से शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है, वो कार्यवाही क्या कहलाती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। और आपको खुद को पता है ये तीनों जो कार्यवाहियां होती है ना, तो देखो जांच को हम पढ़ेंगे, जांच के साथ हम डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे, और जितनी जांचें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बता रखी है उन सारी जांचों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद को क्लियर हो जाएगा कि जांच इज अगेन कंडक्टेड आइदर बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ, देयरफॉर जांच इज नथिंग बट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। लाइकवाइज दिस हम ट्रायल के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ट्रायल में भी वो चीज सामने आएगी। पर ये तीनों जो बातें हैं ना दोस्तों, पहला अन्वेषण, दूसरा जांच, तीसरा विचारण, तो अन्वेषण में पुलिस को जिस किसी भी अभियुक्त के द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के संबंध में पुलिस जब दौरान अनुसंधान साक्ष्यों की परीक्षा करता है, तो पुलिस अधिकारी जब साक्ष्यों की परीक्षा करता है तो पुलिस अधिकारी इज नॉट एम्पावर्ड बाय द लॉ टू एडमिनिस्टर ओथ। तो पुलिस अधिकारी उस साक्षी को जिसका दौरान अनुसंधान साक्ष्य लिया जाता है, स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड किया जाता है, तो पुलिस क्या नहीं कर सकती? पुलिस शपथ नहीं दिला सकती। तो शपथ पर वो साक्ष्य होता नहीं है, इसलिए अन्वेषण जो है ना वो न्यायिक कार्यवाही की परिधि से बाहर है। इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी सेड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, अदरवाइज सो फार एज जांच इज कंसर्न it is a judicial proceeding। Why? Because during the course of the judge, that is inquiry, evidence is legally taken by the court or by the magistrate as the case may be। Okay, अब हमें दोस्तों ये हो गया न्यायिक कार्यवाही का एस्पेक्ट हमारा पूरा। तो न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही आती है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य विधिक रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा, that proceeding is termed as a judicial proceeding। Similarly, in English it is very much clear that includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। ठीक है, के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही आती है, तो कोई ऐसी कार्यवाही आती है दैट इंक्लूड्स, इसका मतलब क्या हो गया? ये केवल जांच की तरफ नहीं है, ये केवल विचारण की तरफ नहीं है। देयरफॉर वी कैन से, अगर कहीं भी शब्द इंक्लूड्स इस्तेमाल होता है तो फिर वो इंक्लूसिव डेफिनेशन हो जाती है। और दोस्तों मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर देता हूं अन्वेषण के बारे में। आप एक बात ध्यान रखना कि अन्वेषण की जहां तक बात है, अन्वेषण किसी भी अपराध के संबंध में किया जाता है और अन्वेषण में केवल और केवल साक्ष्य ही एकत्रित किए जाते हैं, कोई तीसरी बात नहीं होती तो इस परिभाषा में खुद में दे दिया जाता कि पुलिस अधिकारी के जिम्मे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन क्या क्या काम है, परंतु यहां पर सीमित कर दिया। और वो एक अलग बात है कि एक कार्य दूसरे का आपस में इंटीग्रल पार्ट है, बट ओवरऑल थिंग इज दिस that act on the part of the police officer during the course of the investigation, it is only collection of evidence, that's all। ठीक है, पर मैं आपको अन्वेषण के बारे में एक बात और बता देता हूं कि अगर पुलिस अधिकारी स्वयं अपनी ताकत के आधार पर, जैसा कि उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शक्ति प्रदान की गई है, वो अगर अपराध के संबंध में अन्वेषण करना चाहता है तो पुलिस अधिकारी के समक्ष पहले एफआईआर होनी चाहिए। A condition precedent is this: in regard to investigation of a particular offense, necessarily there must be a registration of FIR।
और एफआईआर पुलिस में जाके दर्ज करवाई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष गया था और मजिस्ट्रेट साहब ने उसको, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) थी तो 156(3) में वो भेज देते थे, 155(2) में वो भेज देते थे। तो पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करती है, बाद एफआईआर अनुसंधान प्रारंभ करती है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि नो एफआईआर नो इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर नहीं है तो अन्वेषण नहीं होगा, पहले एफआईआर चाहिए, तत्पश्चात अन्वेषण होता है। यह पूर्वभाव्य शर्त होती है। दिस इज कॉल्ड ए कंडीशन प्रेसिडेंट। हम जो है ना, हम मॉर्ग के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें जो बोलचाल की भाषा में, पुलिस की भाषा में जिसको मॉर्ग दर्ज करना कहते हैं, है ना। तो देखो 3 चीजें होती है हमारे सामने। कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं? एक एफआईआर होती है, दूसरी एनसीआर होती है, तीसरी एडीआर होती है। एडीआर को ही जो है ना हम यूडीआर भी कहते हैं। यूडीआर का मतलब होता है अननेचुरल डेथ रिपोर्ट। ओके, उसको पुलिस की भाषा में मर्ग बोलते हैं। वो MORGUE मॉर्ग है ना। तो कोई भी आदमी की डेथ किस तरह से हो गई है, वेदर डेथ इज नेचुरल वन और दैट इज अननेचुरल वन। देयरफॉर so far as investigation which is to be conducted by the police officer, I have made it clear to you people that investigation करने से पहले मामले के संबंध में एफआईआर होनी चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन फॉलोज द एफआईआर। एफआईआर के बाद में अनुसंधान अन्वेषण होता है। ठीक, तो ये तो हो गई हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात। उसके बाद में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता। अब स्थानीय अधिकारिता की बात करें तो व्हाट इज मीन्ड बाय लोकल जुरिस्डिक्शन। ओके, अब लोकल जुरिस्डिक्शन से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या ऐसा मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा। दिस इज कॉल्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन में बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट विच हैज बीन मेड इन द संहिता इटसेल्फ। ठीक है, तो वो न्यायालय जो अपने क्षेत्राधिकार की जो स्थानीय सीमाएं हैं, जिसके भीतर भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। अगर हम किसी भी शहर की बात करें तो शहर में आपको पता है दुनिया भर के जो है ना अलग अलग ठिकानों पे अलग अलग थाने हैं। तो अलग अलग थानों के लिए अलग अलग मैजिस्ट्रेट के कोर्टों का जुरिस्डिक्शन है। दैट इज कॉल्ड लोकल जुरिस्डिक्शन विच इज टू बी एक्सरसाइज। और इसके बारे में इट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द लेजिस्लेचर। और क्या कहा है कि जहां तक यहां लोकल जुरिस्डिक्शन की बात है, स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा। मतलब होल ऑफ स्टेट माइट बी देयर और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी देयर, और एट द सेम टाइम ए पर्टिकुलर एरिया विच हैज बीन फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर कोर्ट इटसेल्फ, जिसमें वो अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर भीतर कोई चीज होती है तो वो अपने पावर को एक्सरसाइज करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। ओके, अब आ जाओ, अब हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है दोस्तों असंज्ञेय अपराध। ओके, असंज्ञेय अपराध के बारे में कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एज कॉन्ट्रास्ट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, हम अपराधों का वर्गीकरण पढ़े थे, और वो था इस संहिता के साथ उपाबद्ध जो शेड्यूल फर्स्ट है उसका कॉलम नंबर 4, वो भारतीय न्याय संहिता के अपराधों के ठीक सामने लिख रखा है कि विच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल वन एंड विच ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल वन। तो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस इज देयर बिटवीन दीज टू? सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था कि संज्ञेय अपराध के माने वो अपराध जिसके लिए, और संज्ञेय मामले के माने वो मामला जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार गिरफ्तार कर सकता है। तो पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर एज टू अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड दैट इज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और under any law which is timing in force in such a situation that offense is known as a cognizable offense.
नाउ अब उसके ठीक विपरीत आ गया है असंज्ञेय अपराध। ये लिखता है असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसके लिए, और असंज्ञेय मामले के माने वो मामला जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो पावर ऑफ द पुलिस इन रिगार्ड टू ऑफेंस so far as his power of arrest is concerned, when police officer is empowered by the law to make arrest without warrant, that offense is cognizable one. When police officer is not so authorized to make arrest without warrant, that offense is non-cognizable one. This is only the criteria which has been fixed by the legislature. Now we need not to apply our hyper-technical legal mind to arrive at the conclusion which offense can be said to be cognizable one, which offense can be said to be non-cognizable one, और कौन कौन से अपराध संज्ञेय है, कौन कौन से असंज्ञेय है, उसमें तो हमें दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना। हमें तो केवल और केवल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ पीछे उपाबद्ध जो प्रथम अनुसूची है उसको खोल के फट से उसके कॉलम नंबर 4 में जाकर के देख लेना है कि वेदर ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, और कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का क्राइटेरिया क्या है। दंड की मात्रा नहीं है, पुलिस अधिकारी की शक्ति है किस बाबत, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकने की और बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकने की। दिस इज द लाइन विच हैज बीन ड्रॉन बाय द लेजिस्लेचर। ये एक लाइन खींच दी गई है इन दोनों ही अपराधों के बारे में। और दोस्तों जब मैं आपको ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु है ना, इनके सबके संदर्भ में आपको अंतर की बातें बताऊंगा, और जब अंतर की बातें बताऊंगा ना तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरे अनुभव के अनुसार अगर आपसे शेयर करूं तो मेरी तो एक ही गणित है कि अगर कोई भी व्यक्ति जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहता है तो उसकी सबसे अच्छी तैयारी का मजबूत पक्ष कौन सा रहता है? अंतर। अंतर ही सबसे बड़ा मंत्र है परीक्षा को पास करने का। और कोई भी व्यक्ति अंतर निकालने की स्थिति में तभी होता है जब वो दो चीजों को जानता है। दो चीजों को आप आमने सामने रखोगे तभी आप जान पाओगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। और अंतर ना तो थानवी सर अपने घर से ला सकता है, नहीं कोई और व्यक्ति ला सकता है। अंतर तो दो पदों की परिभाषाएं हैं, दो अपराधों में दिए गए जो संघटक हैं, न्यायालय के द्वारा पारित किए गए जो दो आदेश हैं, उन्हीं में से निकाला जाता है और हम ही उसको प्रयास करके निकालना सीखते हैं। एंड आई शैल certainly make you learn how to draw the differences between two terms. दो बातों के संदर्भ में किन किन पॉइंट्स पर डिफरेंस है, वो डिफरेंस को निकालना हम स्वयं सीखेंगे। तब आप जितना अपने हाथ से काम करोगे ना, जितना अपने हाथ से लिखोगे, क्योंकि मारवाड़ी में एक कहावत है 100 बकिया और 1 लिखिया, एक बार हाथ से लिख लो, लिखने के बाद में कोई समस्या नहीं रहती है। ठीक है, तो अब असंज्ञेय अपराध की बात हो गई कि असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं है। This is only the line of difference between these two offenses as it has been categorized in accordance with the schedule first column number 4. Some offenses have been made cognizable by the legislature, some offenses have been made non-cognizable by the legislature on the basis of the severity of the offenses. अपराधों की गंभीरता के आधार पर उनका ये जो है ना विभक्तिकरण कर दिया है, और इनको विभक्त कर दिया है दो भागों में। एक अपराध की श्रेणी बना दी कॉग्निजेबल अपराध की, और दूसरे की बना दी नॉन कॉग्निजेबल की। ये ही बात है, इससे इतर और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। और हम सारी बातों को वन आफ्टर अनदर, हर चीज को बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ में समझेंगे। ये स्थानीय अधिकारी हो गई। उसके बाद देखो दोस्तों, अधिसूचना। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना है, बस सिंपल सी बात है। व्हाट इज मीन्ड बाय नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। बस एक राज्य के जो राजपत्र के अंतर्गत जो बातें इस तरह अधिसूचित कर दी गई हों, दैट इज कॉल्ड अ नोटिफिकेशन। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अपराध। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो यही है। हम चूंकि क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
ठीक है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको और हमको सबको पता है कि यह प्रक्रियात्मक विधि है। तो देखो, ऑफेंस तो अगर पढ़ने को जाएंगे, जब हम बीएनएस पढ़ेंगे ना, तब हमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी से हर चीज समझ में आएगी कि अपराध किसे कहते हैं, अपराध कारित कैसे होता है, कौन कौन सी बातें होती हैं जो प्रेजेंट होने पर अपराध होता है, कौन सी बातें मिसिंग होने पर अपराध नहीं होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। वो सारी सब्सटेंटिव लॉ की बातें हैं। तो हम अपराध सब्सटेंटिव लॉ में भी पढ़ेंगे, हम अपराध की परिभाषा इस प्रक्रिया संहिता जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम पर, इसमें भी पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से शायद ऑफेंस की डेफिनेशन कहीं जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी दे रखी होगी। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है कि अपराध किसे कहते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ लीगल कॉमन सेंस। लीगल कॉमन सेंस की बात है। अति तकनीकी बातों का ना तो इसमें इस्तेमाल किया गया है और ना हमें करना है। We are not at our liberty to use any hyper technical thing with a view to define the term what is meant by offense। ये तो ये कहता है प्रत्येक कार्य और कार्य का अवैध लोप जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत दंडनीय बना दिया गया है, वो चीज अपराध है। तो क्या है, देयर इज एन एक्ट और देयर इज ओमिशन। ओमिशन कैसा, इलीगल ओमिशन। जब हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे ना और दूसरी तत्समय प्रवृत्त और दंड विधियां पढ़ेंगे ना, whether it is special or local, whatever the subject matter of your course is there, your syllabus is there, we shall have a discussion in detail with a view to make you people understand the concept of the law। कि कार्य करने से अपराध कब होता है, कार्य का लोप करने से कब अपराध होता है, कौन व्यक्ति जो है ना विधिक रूप से दायित्व के अधीन है, कौन कर्तव्यबद्ध है, कौन कर्तव्य का उल्लंघन करता है कि अपराध का गठन हो जाता है। ये सारी ईच एंड एवरीथिंग इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ। Therefore, the definition which has been given under this clause, that is definition clause, in the name of offense, क्या लिखता है कि कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है ना। देखो सुनो, दंडनीय बनाया गया है। अब मैं आपको एक रोचक चीज बताता हूं। आप में कानून को पढ़ने की, समझने की परिपक्वता कितनी है। मेरे तो ये लेक्चर्स जो है ना, ये इट इज नॉट कन्फाइंड अप टू जुडिशियल एस्पिरेंट्स, दैट इज फॉर सिविल जज कार्डर ओनली। इट इज इक्वली यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर एट डीजे कार्डर एग्जामिनेशन। तो ये इसमें कौन सी बात आती है, इसमें आती है नल्लम क्राइम साइन लेजे, नल्ला पोना साइन लेजे। तो नल्लम क्राइम साइन लेजे क्या होता है, नल्ला पोना साइन लेजे क्या होता है। आपके द्वारा किया गया कार्य कितना भी गंदा और घिनौना होने दो, बहुत ही भद्दा लगता है लोगों को, समाज में किसी को पसंद नहीं है, परंतु आपके द्वारा किए गए कार्य को जब तक कानून की किसी पुस्तक में अपराध के रूप में परिभाषित नहीं कर दिया और उसके संबंध में दंड का प्रावधान नहीं कर दिया, तब तक वो अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है। कितना भी वो आदमी के द्वारा किया गया कार्य, society at large is not at all satisfied by the act and conduct on the part of a particular person, but the same has not been so defined under a particular law, that is a criminal law in which is timing in force, and the same has not been made punishable by the legislature, it cannot be said to be an offense। जब तक ऐसा नहीं है वो अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपराध को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। Either there is a requirement of doing of an act or there is a omission। और ये omission कैसा होता है, लोप लिखा है ना। मेरे हिसाब से ये परिभाषा अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि लोप जो है ना, लोप के पहले एक क्वालिफाइंग वर्ड होना चाहिए था, अवैध लोप। Each and every omission is not at all punishable unless or until that omission is illegal one। और हम पढ़ते थे ना, भारतीय दंड संहिता पढ़ते थे, उसमें अवैध शब्द की परिभाषा आती थी। तो लोप जो है ना कैसा होना चाहिए, अवैध होना चाहिए। और उस लोप को कानून में क्या बनाया हुआ है, दंडनीय बनाया गया। क्या बनाया, तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग ऑफ एन एक्ट or there is an illegal omission on the part of a particular person, the same is made punishable under the law which is timing in force, that is called offense। बस इतनी सी बात है कि अपराध किसे कहते हैं, प्रत्येक कार्य या उसका लोप जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के तहत दंडनीय बना दिया गया है, वो अपराध में शुमार होता है। दैट्स ऑल, इट इज वेरी सिंपल। क्यों, क्योंकि हम इसमें अपराध जो पढ़ा है ना, इसमें अपराध को
आप सोचो कि एक प्रक्रियात्मक विधि इन द नेम ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें अपराध की परिभाषा देने का क्या जस्टिफिकेशन था? जस्टिफिकेशन यह है कि अगर अपराध होगा तो उसका अन्वेषण होगा, अपराध होगा तो उसकी जांच होगी, अपराध होगा तो उसका विचारणा होगा। देयरफॉर इट हैज बीन डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ ऑफेंस। ओके, तो क्या लिखा है कि उसे, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सकेगा, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध की कोटि में आता है। ओके दोस्तों, अब देखो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। अब ये पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो हमें पढ़ना है, ये कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसको इतना लंबा चौड़ा देने की जरूरत क्या पड़ी थी? हम अगर कानून के क्षेत्र में फंक्शनरीज को पढ़ें तो एक तो शब्द हमें बार बार, देखो हमने जांच पढ़ा तो हमारे सामने क्या आया? मजिस्ट्रेट आया और कोर्ट आया। हमने अन्वेषण पढ़ा तो क्या आया? एक पुलिस अधिकारी आया और एक अन्य व्यक्ति आया अदर देन मजिस्ट्रेट आया। ओके, अब हमें क्या समझना है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। क्योंकि जब हमें एफआईआर दर्ज करवाने की जरूरत पड़ेगी, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो दूसरा मंच है जिसकी अगर हम इस्तेमाल करें कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया जो आपके समक्ष हुआ या आपकी जानकारी में है और आप पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आप एफआईआर अल्टीमेटली जाके दोगे किसे? वो तो धारा जो उसकी थी 154 जो थी सीआरपीसी में, आई थिंक दैट इज 173 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो एफआईआर के बारे में बात करती है, तो वो सीधे बात करती है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में दी गई सूचना, दैट इज कॉल्ड प्रथम सूचना रिपोर्ट, दैट इज एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज फ्रॉम टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज फर्स्ट। ओके, तो अब हमें क्यों पढ़ना है ये दोस्तों? ये परिभाषा इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कैसी है? इंक्लूसिव। तो हमें हमारे लीगल कॉमन सेंस से कैसे पढ़ना, क्या समझना कि हम इतने बड़े टेक्स्ट को याद रख सकें और परीक्षा में कोई तरह की भूल नहीं करें। हमें अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पहली बात कि एक व्यक्ति जो हकीकत में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है वो तो होता ही है। और आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि थाने कोई तो बहुत बड़े होते हैं, कोई थाना छोटा होता है। तो बड़े थाने में जो थानाधिकारी होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होते हैं, जनरली इंस्पेक्टर होते हैं। और छोटे वाला थाना होता है, उसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो थानेदार साहब होते हैं, 2 तारे वाले, दैट इज सब इंस्पेक्टर। तो हमें दिस फैक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड कि वन पर्टिकुलर पर्सन इन द कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज देयर, है वो, उसकी पोस्टिंग है वहां पर। फिर ये इंक्लूड किया है इतने लोगों को, तो क्या किया इन्होंने? विधानमंडल ने इसको आसान किया कि इन लोगों को इसमें शुमार कर लो, ताकि जो काम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा किया जाना इस कानून की पुस्तक में उपबंधित है, तो इनमें से किसी भी ऐसे व्यक्ति ने किया तो माना यह जाएगा कि यह काम किसने किया? पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ने किया। अब इसको आप एक इलस्ट्रेशन से समझ लो। तो यहां पे ये क्या लिखता है? ये लिखता है कि जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी एब्सेंट है, या तो वो बीमार है, नहीं तो वो छुट्टी पर है, या फिर किसी अन्य परिस्थिति के कारण अपने कार्यों को अंजाम देने की स्थिति में नहीं है, तो हु इज नेक्स्ट ऑफिसर प्रेजेंट इन द पुलिस स्टेशन? नेक्स्ट टू हिम। और उसके बाद में क्या लिखा? अबोव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल, अबोव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल। तो देखो, कांस्टेबल की पंक्ति से तो ऊपर, और जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है उसके रैंक में ठीक नीचे। तो आप सोचो कि अगर कोई बड़ा पुलिस थाना है तो वहां पे 3 तारों वाले इंस्पेक्टर साहब जो है ना, पुलिस के थाने के भार साधक अधिकारी है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। बाय द वे, उनकी बेटे की शादी है तो ही इज एब्सेंटेड, ही इज ऑन लीव। तो वहां पर कौन उपस्थित है? सब इंस्पेक्टर है। वो सब इंस्पेक्टर भी एक्सीडेंटली, उसका भी कोई जो है ना, उसकी मम्मी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, वो तो हॉस्पिटल लेके गए हैं कहीं आउट ऑफ टाउन, तो फिर पीछे कौन है? एएसआई साहब है। एएसआई नहीं है तो फिर कौन है? हेड कांस्टेबल।
हेड कांस्टेबल कौन होता है? अबोव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर। तो देखो, आप जो है ना पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से स्वयं से टॉप से ऊपर से शुरू करो और नीचे तक आ जाओ। तो इनमें से जो भी व्यक्ति वहां पर थाने में उपलब्ध है, आपको अगर किसी भी अपराध के किए जाने की जानकारी है और आप वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, कल मैंने आपको दोस्तों क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वी हैव गॉट टू फोरम्स। वन फोरम इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड वन इज नोन एज पुलिस स्टेशन। अपराधों का भी वर्गीकरण हमने प्रथम अनुसूची के अनुसार देख लिया, कॉलम नंबर 4 में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बारे में। अब हमें एफआईआर दर्ज करवानी है और हम अगर थाने जाते हैं तो वहां मौजूद कौन है? हेड कांस्टेबल है। आपने हेड कांस्टेबल को एफआईआर लिखवा दी है या लिखी हुई एफआईआर उनको दे दी है, तो माना यह जाएगा कि आपने किसको दे दी? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम actually posted and working officer in charge of police station is absented or is unable to perform his duty because of any circumstance। तो जो हकीकत के जो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी हैं, या तो वो अनुपस्थित हैं या किसी भी वजह से अपने कार्यों को संपादित करने में, उसका निष्पादन करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में नेक्स्ट टू हिम, उसके ठीक बाद वाला कौन है? और कांस्टेबल को अगर जाके दोगे ना तो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी में आएगा नहीं, क्योंकि इसने साफ और स्पष्ट लिखा है अबोव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल। तो कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए। तो आप इनको पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले पायदान का व्यक्ति सिपाही होता है, जिसको कांस्टेबल कहते हैं। कांस्टेबल के ठीक अगला प्रमोटेड आदमी जो है ना हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल के ठीक ऊपर 1 तारे वाला एएसआई होता है। एएसआई के ऊपर 2 तारे वाला एसआई होता है। और एसआई कहीं भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन पोस्टेड हो सकता है, और लाइकवाइज दिस सीआई माइट बी देयर, है ना। तो इट इज वेरी मच क्लियर। व्हाई? बिकॉज इंक्लूसिव डेफिनेशन हैज बीन गिवन एंड द नेम्स ऑफ दीज पीपल हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द लेजिस्लेचर फॉर द पर्पज ऑफ डेफिनेशन ऑफ द टर्म ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। फिर आपके मन में कोई भी तरह की भ्रांति और मलाल नहीं रहना चाहिए कि मैं तो थाने गया था, एफआईआर दर्ज करवाने गया था, वहां तो बड़े साहब तो थे ही नहीं, एक हेड कांस्टेबल बैठा हुआ था और उसको तो मैंने दी थी। उसकी सैंक्टिटी में, उसकी इंपॉर्टेंस में और उसके महत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की परिभाषा के खंड में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जब हकीकत का जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है इज एब्सेंटेड और इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी इन सच ए सिचुएशन दीज पीपल आर अब मैं आपको देखो क्लैरिटी से बता देता हूं कि अंतर्गत जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित है या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है। यही देखो रामायण का के मैंने अभी आपको सुनाई है, जो ये मूल पाठ है। तो कितनी सरल बात है कि हकीकत का जो वहां पोस्टेड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है ना, वो मौजूद नहीं है। ही इज एब्सेंटेड फ्रॉम दैट ऑफिस और ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी बिकॉज ऑफ इलनेस एटसेट्रा। तो ऐसी परिस्थिति में वहां कौन मौजूद है? नेक्स्ट टू हिम, उसके ठीक बाद का व्यक्ति और अबोव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल। अब इनमें से कोई भी होने दो, हेड कांस्टेबल इज देयर, एएसआई इज देयर, एसआई इज देयर, कोई किसी को भी होने दो, दैट मैन विल बी ट्रीटेड लाइक एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये हुआ पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। देखो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, पर मैं जितना जोर दे के आपको बता रहा हूं कि आप इन सारी चीजों को पढ़ लो, समझ लो। जब हम परिभाषा के खंड में जितने शब्दों को परिभाषित किया है उनको बहुत अच्छे से तफसील से समझ जाते हैं ना, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग किया गया है, इन्हीं को उपयोग में लिया गया है पूरी संहिता में, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, बार बार, बारंबार। तो हमें कहीं कोई तरह का भ्रम और भ्रांति तो रहनी ही नहीं चाहिए।
इसलिए मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी से, हालांकि इसमें जो है ना ये डेफिनेशन का क्लॉज है, बहुत छोटी चीज है, मैं अगर रिसाइटल करने जाऊंगा तो मैं एक ही लेक्चर में इसको सारे को फिनिश कर दूंगा, तो आपका पढ़ने का और मेरा पढ़ाने का दोनों का ही प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा, कि पुस्तकें तो आपके पास पड़ी है ना घर पर। फिर मैं अगर डिटेल में आपको ये बातें नहीं समझाऊं तो ये इट विल बी ए फ्यूटाइल प्रैक्टिस ऑन माई पार्ट एंड यू एज वेल। Therefore, we are bound by the circumstances to learn all that at length in detail. और मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, थानवी सर की जब भी क्लास लो ना तो उसमें टाइम लेंथ को कभी भी कंसिडर मत करना। इसी बात को समझ के चलना कि हमने एक बार एक जो लेक्चर अटेंड कर लिया उसमें जितने भी एस्पेक्ट के बारे में चर्चा की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा, वो आइंदा से आपको किताब उठाकर देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ऐसा मैं समझता हूं। बाकी तो परसेप्शन आपका, कॉम्प्रिहेंशन आपका। नाउ यू आर टू डिसाइड ऑल दैट, हाउ यू आर गेटिंग ऑल दैट। ओके, अब आ जाओ दोस्तों। अच्छा, दूसरे में, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। दिस थिंग हैज बीन एडेड। अब स्थान के अंतर्गत कि प्लेस क्या होता है, तो प्लेस में फिर ये समाविष्ट करने वाली बातें हैं। तो स्थान के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों? पहला ग्रह, दूसरा भवन, तीसरा तंबू, चौथा यान और पांचवा जलयान भी है। अब आपको स्थान की परिभाषा पूछे तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ग्रह आता है, भवन आता है, तंबू आता है, यान आता है और जलयान भी आता है। व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेस? अगेन it is an inclusive definition. It includes number 1 a house, number 2 a building, number 3 a tent and number 4 vehicle and vessel. Vehicle and vessel वो भी इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, ये पुलिस रिपोर्ट पुलिस के पास में जब भी एफआईआर दर्ज होती है या मजिस्ट्रेट के पास हमने जाके जो परिवाद किया था और मजिस्ट्रेट साहब ने वो अनुसंधान के प्रयोजन से पुलिस के पास भेज दिया मामला, तो दोनों ही दशाओं में व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड बाय द पुलिस ऑफिसर, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, thereafter it is obligatory on the part of the police officer to file a report to the magistrate। अब ये पुलिस रिपोर्ट जो है ना, ये केवल और केवल उसी बात के संबंध में है कि उसने अन्वेषण अनुसंधान किया है। ये जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको और ज्यादा सारी बातें क्लैरिटी से पढ़ा दूंगा कि चालान क्या चीज है, क्या चालान शब्द का इस्तेमाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हुआ है, क्या पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट पॉजिटिव क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट नेगेटिव क्या होती है, फाइनल रिपोर्ट किसे कहते हैं और बोलचाल की भाषा में एफआर क्या होती है। ये सारी बातें हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, पुलिस की शक्तियां किसके संबंध में, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामलों के संबंध में, तो पुलिस की अनुसंधान करने की शक्तियां जब पढ़ेंगे और उसकी प्रक्रिया जो सारी पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। यहां पर हमें रेफरेंस दे रखा है कि पुलिस रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 की उपधारा 2, यही चीज पहले सीआरपीसी में धारा 173(2) था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। अब चूंकि ये नया आ गया, नया कानून आ गया ना, तो अब पुराना पीछे वाले को लेकर ज्यादा परेशान होने की दोस्तों जरूरत नहीं है। विधानमंडल को जैसा ठीक लगा वैसा रीऑर्गेनाइज कर दिया। अब आप तो रख जा, भूल जा, बिसर जा, पुराने वालों को तो पुरानी जगह पर रख दो, अब नयों को पढ़ो। इस बार ही सिर्फ ये हो सकता है कि आपको किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट और किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन आपको जुडिशियल ऑफिसर के एग्जाम के समय, प्री हो या मेन हो, ये जो अस्तित्व में जो कानून है जिनको प्रतिस्थापित किया गया पुराने वालों के स्थान पर, पुराने निरसित हो गए हैं, तो उनके कंपैरिजन वगैरह के कोई प्रोविजंस जो स्पेशली जो इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, इट इज ओपन टू देम टू आस्क सच ए क्वेश्चन टू यू पीपल, अदरवाइज इन फ्यूचर यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग।
है ना। तो जो 173 थी अब वो 193 बन गई हमको। इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस, व्हाई? बिकॉज इट इज ए मैथमेटिकल नंबर ओनली, टेक्स्ट हैज नॉट बीन चेंज। कोई चीज मूल पाठ के रूप में कहीं बदली नहीं है। मेरे को तो, मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ूं और या फिर मैं जो है ना भारतीय न्याय संहिता पढ़ूं, तो मेरे को तो सारे के सारे प्रोविजंस जो है ना यहां पर है बीएसए वगैरह के सबके। तो उनके मूल पाठ में दोस्तों कोई तरह का परिवर्तन संशोधन ज्यादा नहीं है। जहां जहां किया गया है वो अपने सबके नोटिस में आते हैं। कल हमने जैसे पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था क्या, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जमानत शब्द की परिभाषा पहले नहीं थी, बंद पत्र की भी पहले परिभाषा नहीं थी, जमानत पत्र की भी पहले परिभाषा नहीं थी। तो जो जो नए नए थे नहीं उनको शुमार कर लिया, तो हम पढ़ लेते हैं, उसको कहां दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बच्चे तो बर्डन से हुए बैठे हैं कि सर हमें तो ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। अरे भैया, एक बार बैठ के टिक करके पढ़ लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, उसके बाद में जिंदगी बहुत खुशहाल है ना। और एक बात और बताऊं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि मैं पढ़ने पढ़ाने के समय आपको खुद को ये समझ में आ जाएगा कि मैं लगातार बोलता हूं, आई डोंट बिलीव इन वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट टाइम। मैं पढ़ाते समय ये शेरो शायरी करना, ये गाने दोहेर, ये वो मेरे बस में नहीं है और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। ये एस्ट्रे करता नहीं हूं। विषय से भटकाव मुझे पसंद नहीं है, विषय से भटकाव बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बच्चों को ट्रैक पे ही रखना चाहता हूं। मैं कमेंट कर करके बच्चों को सारी बातें जो है ना व्यवस्थित रूप से समझाने के बाद में फिर बच्चे को घुमा के ले आता हूं कि आजा भाई, तू तो इस पे मूल टेक्स्ट पे आजा, क्योंकि परीक्षा का उत्तर देने का सबसे बड़ा साधन यही है। आपको कोई भी व्यक्ति कह दे, मेरे को एक बात बताओ, आप अगर मेरे को पूछते हो कि सर क्या हम हमारी भाषा में लिख लें, पहले आप बता तो दो कि आपकी भाषा कौन सी है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे ये सारी चीजें आपके पकड़ में आ जाएंगी और आप बहुत ही आसानी से बैठ के किसी भी चीज को लिख दोगे तो आपकी स्वयं की हो गई। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रयुक्त की गई भाषा है, उसी भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपना आंसर लिख रहे हो और आप उसको अपनी भाषा बता रहे हो। कितनी समझदारी की बातें हैं। और यही चीजें आपको शुरुआत में क्या लगती हैं? डिफिकल्ट लगती हैं। और जब हम बार बार इसको जो ना करते जाते हैं ना, तो ये सारी जुबान पे चढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है ही नहीं। आप तो इस एक उक्ति को ध्यान में रखो कि लॉ इज नथिंग बट ए कॉमन सेंस ओनली। कैसा कॉमन सेंस? लीगल कॉमन सेंस। ये लीगल कॉमन सेंस की बातें हैं। आप कोई भी परिभाषा देख लो अपराध की जाकर के। मैं जब आपको एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा ना, मैं जब भारतीय न्याय संहिता पढ़ाऊंगा और जिन जिन अपराधों के गठन के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको उस समय ऐसे रोचक करना जो किस्से बता बता के कि वो आप भूल ही नहीं सकते। कोई भी कानून का प्रावधान भूल नहीं सकते। चाहे हम जो है ना जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे, आप भूल नहीं पाओगे। आप शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में पढ़ोगे, आप मर्डर के बारे में पढ़ोगे, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पढ़ोगे, रेप के बारे में पढ़ोगे, डकैती के बारे में, लूट के बारे में, किसी के भी बारे में आप चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। हम तो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये पुलिस थाना आ गया। ओके, अब ये पुलिस थाना से कोई भी, पहला चौकी, दूसरा स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेष पुलिस थाना घोषित किया गया है। किसको बनाया? किसी चौकी को या किसी भी स्थान को। अब चौकी और स्थान, पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट दैट इज चौकी, प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी ए पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। और ऐसा कोई भी लोकल एरिया भी जो है उसके बारे में अगर ऐसी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है तो दैट इज नोन एज पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन होता है जिसे हम पुलिस थाना कहते हैं, वहां पे एसएचओ होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेशन हाउस ऑफिसर। उस आदमी को हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहते हैं। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है? ये हमने बहुत गहराई से, बहुत ही अच्छे से एक एक शब्द को डील विद करते हुए पढ़ लिया है। मैं नहीं समझता कि अब कोई तरह का संदेह है इस संदर्भ में। ओके, अब लोक अभियोजक। अब ये लोक अभियोजक जो है ना, पहले धारा 24 थी सीआरपीसी की, है ना, और सहायक लोक अभियोजक के लिए धारा 25 थी। अब ये इनके क्रम बदल गए हैं। अब ये धारा 18 हो गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। तो हमें क्या फर्क पड़ता है?
हम उस 24 नंबर को छोड़ देंगे, 18 को याद रखेंगे। मूल पाठ में बदली किया हो तो बताओ, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बस बीती ताही बिसार देर आगे की सुध ले, लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, टेक केयर इन फ्यूचर वाली ध्यान रखो बातें हैं। उलझने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुलझाते रहो और जागते रहो, जागते रहो और सुलझाते रहो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ कि आपको खुद को पता है कि कोर्ट में फंक्शनरीज कितने होते हैं, कोर्ट में काम करने वाले कितने लोग होते हैं? एक तो पीठासीन अधिकारी होते ही हैं, एक सरकारी वकील होता ही है, और एक अभियुक्त का वकील। 3 लोग तो हमारे सामने होते हैं ना। तो ये एक लोक अभियोजक है। कौन है लोक अभियोजक? रेफरेंस किसका दिया? धारा 18। 18 को आने दो। धारा 18 में हमें जितने भी 8-9 खंड दे रखे हैं सब पढ़ लेंगे कि कौन है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक क्या काम करता है, किसकी तरफ से करता है, किस तरह के काम करता है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या करता है, राज्य सरकार की तरफ से क्या करता है, हाई कोर्ट में वो क्या करता है, सेशन कोर्ट में वो क्या करता है। यही लोक अभियोजक जो है ना, ये एडिशनल पीपी कैसे बन जाता है? बहुत सरल है दोस्तों, बहुत सरल है। इतने बड़े बड़े मूल पाठ को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। धारा 18 पढ़ोगे ना, 8-9 खंड पढ़ने को मिलेंगे। तीसरी क्लास के बच्चे भी उसको पढ़ के याद कर ले, इतने सरल है वो। तो इसलिए आपको तो बर्डनसम होना ही नहीं है, और ना मैं होने दूंगा। ठीक है, अब ये क्या लिखा, ये रेफरेंस हमको दे दिया। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द लेजिस्लेचर टू डिफाइन द टर्म विच हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 18। उसको यहां लाके कहां बताए, तो इसका रेफरेंस दे दिया। धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। तो पहला तो एक आदमी जो स्वयं ही इज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिफोर द हाई कोर्ट और बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड। अब इसके अर्थ को विस्तार करके क्या बता दिया, ए पर्सन हु इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अगेन नोन एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो लोक अभियोजक जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 के तहत जिसके बारे में वर्णन कर रखा है, वो व्यक्ति लोक अभियोजक होता है, और वो पैरवी करता है सरकार की ओर से। वो हाई कोर्ट में भी करता है और सेशन कोर्ट में भी करता है। ठीक है, और उस लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक ही कहलाता है। ऐसा हमें समझ करके पढ़ना है और चलना है। अब ये उपखंड आ गया, सब डिवीजन। सब डिवीजन से किसी जिले का कोई उपखंड है, तो जिला होता है ना, तो जिले में खूब सारे जो है ना सब डिवीजन हो सकते हैं। देयर इज नो बार एट ऑल। तो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। देयरफॉर दिस टर्म हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। अब आ गया समन मामला। ओके, अब दोस्तों ये समन मामला जो है ना, हमने पढ़ा कि प्रथम अनुसूची में कॉलम नंबर 4 में अपराधों का वर्गीकरण पढ़ा। तो हमें क्या पढ़ने को मिला? हमें मिला संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। अब हमें ये संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध नहीं है, अब ये दोस्तों ये समन मामला और वारंट मामला है। क्या है? केस। What was the need of incorporating these two terms in the definition clause? Which matter can be said to be a summon matter? Which matter can be said to be a warrant matter? What is the need? Having regard to severity of the offenses, which is required to be tried by judicial officers. Who is empowered by the law to try these sort of offenses? For that very sake, ये इनका नाम शुमार कर दिया गया है। और ये समन मामला, देखो समन मामले की 3 तरह से मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। समन मामला वो मामला जो साधारणतः अपवाद से प्रारंभ होता है, जो कि इसमें संहिता में नहीं दे रखा। समन मामले वो मामले होते हैं जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास की सजा होती है, वो भी इसमें नहीं दे रखा। हमें तो ऐसा पढ़ना है। इसमें तो सिर्फ आपकी सुविधा का ध्यान रखा है। आगे जाके डब्ल्यू से वारंट मामला समझा के क्या बताया, आगे उन्होंने समझाया है कि वारंट मामले के माने वो मामला जो किसी अपराध से संबंधित है, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दैट मैटर्स। किसी भी मामले को वारंट मामला कौन बनाता है? अपराध के लिए विहित की गई सजा। तो मृत्यु से दंडनीय सारे मामले कौन से होते हैं? वारंट मामले। आजीवन कारावास से दंडनीय मामले कौन से होते हैं? वारंट मामले। और 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा वाले मामले कौन से होते हैं? वारंट मामले।
और उनका डब्ल्यू में ऐसा क्लैरिफाई करने के बाद में यहां आपके लिए सुविधा कर दी कि समन मामले के माने वो मामला जो किसी अपराध से संबंधित है, परंतु जो वारंट मामला नहीं है, वारंट मामला नहीं है। तो अब आप सोचो कि जब हम वारंट मामला पढ़ें और हम ये समझें कि ईच एंड एवरी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years आर नोन एज वारंट केसेस, तो फिर 2 वर्ष से नीचे वाले कौन से हो गए? अपने आप स्वतः ही कौन से हो गए? समन मामले हो गए। समन मामले वाइल्ड होते, माइल्ड होते हैं, और वारंट मामले जो है ना, वो देखो अत्यधिक गंभीर मामले होते हैं जिनमें बड़ी सजा का प्रोविजन होता है, और उनकी सुनवाई वारंट मामलों के जैसे सुनवाई होती है। ये फ्रॉम ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्लासिफिकेशन इज देयर बाय द लेजिस्लेचर। वन मैटर इज नोन एज वारंट मैटर, सेकंड मैटर इज नोन एज समन मैटर। तो हमें अगर परिभाषा पूछे कि वारंट मामला किसे कहते हैं, तो वारंट मामले का मतलब होता है वो मामले जो किसी अपराध से संबंधित है, जो मृत्यु, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय। फिर कौन सा बताया? फिर उन्होंने बताया कि समन मामला, समन मामला वो मामला जो किसी अपराध से संबंधित है परंतु जो वारंट मामला नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया कि हम समन मामले को 3 तरह से समझेंगे। समन मामले वो मामले होते हैं साधारणतया परिवाद से प्रारंभ होते हैं। समन मामले वो मामले होते हैं जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होते हैं। और समन मामले अकॉर्डिंग टू दिस संहिता, समन मामले वो मामले होते हैं जो वारंट मामले नहीं होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में इस डेफिनेशन क्लॉज की जितनी भी बातें बची हुई है उसको मैं आपके समक्ष डिस्कस कर लूंगा, और फिर इसमें जो आई हुई इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके अंतर को भी अपन पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।